डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई आओ घर पर पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको कक्षा 10 की विज्ञान विषय के बारे में हम आपको बताते हैं। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पार्ट 2, जो कि हमारा पहले से ही चल रहा है, जिसके कुछ वीडियो पहले भी हम बना के हमारे चैनल पर डाल चुके हैं, आप उन्हें सीधे वहां से देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं उनकी जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम बात करेंगे मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। देखिए, मानव के उत्सर्जन तंत्र से पहले हमें यह जानना होगा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। अब देखिए, उत्सर्जन एक्सक्रीशन क्या है। उत्सर्जन हमारे मानव शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। जैसे कि मैं कुछ अपशिष्ट पदार्थ आपको बताता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और इसको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है श्वसन तंत्र के द्वारा। ठीक है, श्वसन तंत्र में फेफड़े होते हैं और वो फेफड़े इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचवाने का कार्य करवाते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज जो बनती है, जब हमारे कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं तो कोशिकाओं में कुछ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, तो ये अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं ये जहरीले होते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो इनको शरीर से निकालना बहुत जरूरी होता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के आधार पर जंतु सामान्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहले तो है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक ऐसे जंतु जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का अमोनिया के रूप में सीधे सीधे उत्सर्जन करते हैं, उनको अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं। अब अमोनोटेलिक जंतु जो होते हैं, सामान्यतः अमोनिया जो होती है जल में घुलनशील होती है, इसलिए पानी में रहने वाले जंतु सीधे सीधे अमोनिया को छोड़ देते हैं। वो अमोनिया पानी में घुल जाती है और बाहर शरीर से हो जाती है। दूसरे प्रकार के जो जंतु आते हैं वो आते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, अब देखिए, इस प्रकार के जंतुओं की श्रेणी में हम मनुष्य जो है वो यूरियोटेलिक जंतु में आता है। हमारे अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया में ना बदलकर यूरिया में बदला जाता है, क्योंकि अमोनिया ज्यादा हानिकारक है, यूरिया थोड़ी कम हानिकारक है। NH2CONH2। इसलिए क्या होता है कि हम अमोनिया को यूरिया में, हमारा शरीर जो है पहले चेंज करता है और उसके बाद इस यूरिया को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तीसरे एक प्रकार के जंतु और होते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक ये जंतु वो हैं जिनमें जल की कमी होती है या जल से डेप्राइव्ड एरिया जो होता है, जहां पर जल नहीं है, उस जगह जो रहते हैं वो यूरिया की जगह यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। जैसे पक्षी हैं, यूरिक अम्ल, पक्षी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो अब ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनका 3 प्रकार से शरीर से उत्सर्जन किया जाता है। अब हमारे शरीर में यदि आप बात करें तो इस उत्सर्जन के लिए हमारे शरीर में एक पूरा तंत्र होता है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। पहले तो हम यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाएंगे और उसके बाद हम फिर उत्सर्जन की क्रियाविधि पढ़ेंगे, अर्थात मूत्र निर्माण की किस प्रकार से हमारे शरीर में प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र का मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि उत्सर्जन तंत्र का जो है किस तरीके से हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है। देखिए, मेरी ड्राइंग जो है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए हो सकता है, हमें विज्ञान में वैसे भी सुंदर चित्र नहीं बनाने, हमें चित्रों की शेप देखनी है कि उनकी शेप, हाँ, हमें लगना चाहिए ऐसा कि वो जो हमारा डायग्राम है वो जिस अंग का हम बना रहे हैं वो उसी अंग का है। सुंदरता से कोई खास तात्पर्य नहीं होता है।
ये इस तरीके से, और इसको बना देते हैं अपन ग्रीन कलर से, थोड़ा डिनोट कर देंगे तो सही रहेगा। देखिए, ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का एक सामान्य चित्र है। अभी हम इसमें पहले नामकरण की बात करते हैं। तो देखिए, ये हमारे उत्सर्जन तंत्र में वृक्क, जो कि हमारे उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिनको किडनी कहते हैं, किडनी ये है। उसके बाद एक जोड़ी मूत्र वाहिनी पाई जाती है, मूत्र वाहिनी, और उसके बाद मूत्राशय, और उसके बाद मूत्र द्वार। ये ऊपर जो मैंने दो अलग अलग बनाई है, ये है वृक्क शिरा, और दूसरी है वृक्क धमनी, वृक्क। देखिए, अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को लेते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण अंग क्या है? देखिए, हमारे उत्सर्जन तंत्र में मुख्यतः 4 अंग हैं, ये वाले वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रद्वार। लेकिन सबसे पहले हम महत्वपूर्ण अंग जो है वो है हमारे उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग किडनी, वृक्क। देखिए, हमारे उत्सर्जन तंत्र में 2 अर्थात 1 जोड़ी किडनी पाई जाती है, जो हमारे आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर के दोनों पार्श्वों में, रीढ़ की हड्डी के दोनों पार्श्वों में एक एक स्थित होते हैं। ये किडनी जो होती है, सेम के बीज, जो सेम होती है, सेम का जो बीज होता है उसके आकार की होती है, और इनका कार्य जो है ये ही मूत्र निर्माण का कार्य करती हैं। अर्थात मूत्र जो बनता है, वो मूत्र का छन्ना जो होता है वो किडनी के अंदर ही होता है, और यहां से छनकर इन मूत्र वाहिनियों में जाता है, मूत्र वाहिनियों से धीरे धीरे आकर मूत्राशय में एकत्रित होता है। तो अब किडनी जो होती है, किडनी में बेसिकली अंदर किडनी के क्या होता है? देखिए, हमारी किडनी में अंदर भीतर जो है किडनी की संरचना में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, वृक्कक पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन जो होते हैं, मैं उसकी संरचना यहां पर बना रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये एक नेफ्रॉन की संरचना है, और ऐसे लाखों नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन जो है वो हमारी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है, मूत्र को छानने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हैं। ये देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे, ये एक कटोरे नुमा संरचना आपको दिख रही है। इस कटोरे नुमा संरचना को बोमन संपुट कहा जाता है, बोमन संपुट। इस बोमन संपुट के ऊपर ये जो है, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये एक छन्ना है, निस्यंदन का काम करता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसमें इधर की साइड से, एक साइड से वृक्क धमनी अशुद्ध रक्त लेके आती है। वृक्क धमनी, ध्यान कीजिएगा, वृक्क धमनी का काम है अशुद्ध रक्त को लाना। उस अशुद्ध रक्त में से अशुद्धियां छनकर इस बोमन संपुट में आ जाती हैं, रक्त शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने के बाद वृक्क शिरा के द्वारा उसको शरीर में भेज दिया जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि वृक्क धमनी अशुद्ध रक्त को लाती है, और किसमें लाती है? ग्लोमेरुलस के अंदर लाती है। ग्लोमेरुलस में रक्त को छाना जाता है, छानने के बाद उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो अपशिष्ट इस नेफ्रॉन के बोमन संपुट में आ जाते हैं। यहां से ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हेनले का लूप, हेनले का लूप। यहां से इसको ये माना जाएगा, इसकी एक आरोही भुजा है, एक अवरोही भुजा है, और इसके बाद ये हेनले के लूप से आगे ये वृक्क, हमारा जो नेफ्रॉन है, ये खुलता है सीधे सीधे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या संग्रहण नलिका में। अब आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे कि हमारी किडनी के अंदर बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन होते हैं, और प्रत्येक नेफ्रॉन से एक ग्लोमेरुलस जुड़ा हुआ होता है। ग्लोमेरुलस में एक वृक्क धमनी आके खुलती है, और वृक्क शिरा इससे बाहर निकलती है। तो लाखों वृक्क धमनी की लाखों ब्रांचेस जो है वो इसके अंदर आती हैं, और अशुद्ध रक्त को लेके आती हैं। सारा अशुद्ध रक्त यहाँ पे छनता है, और छनने के बाद वृक्क शिरा के द्वारा एकत्रित होकर वापस शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो ये जब अशुद्धि छनती है, तो ये बोमन संपुट जो है इसके अंदर छनती है, और बोमन संपुट के बाद हेनले के लूप में जाता है। हेनले के लूप में जाने के बाद वो संग्रहण नलिका में जाता है, और संग्रहण नलिका से इकट्ठा होकर मूत्र वाहिनी में आता है।
मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में आता है और मूत्राशय से मूत्र उत्क्षेप प्रतिवर्त के द्वारा हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला नंबर 1 है निस्यंदन। प्रथम है निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको कहते हैं। और दूसरा है पुनः अवशोषण, और तीसरा है श्रावण। अब देखिए सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया निस्यंदन की प्रक्रिया पूरी होती है, अर्थात ग्लोमेरुलस में विरक्त धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त लाया जाता है। ग्लोमेरुलस में उस रक्त को छाना जाता है। उस प्रक्रिया को निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। छनने के बाद अशुद्ध पदार्थ जो है इस बोमन संपुट में आ जाते हैं और शुद्ध रक्त जो होता है वो वृक्क शिरा में डाल दिया जाता है। उसके बाद आता है पुनः अवशोषण। जब ये रक्त छनता है तो इसमें रक्त के छनने के दौरान अशुद्ध युक्त पदार्थ अर्थात यूरिया जो है वो तो पानी में मिलकर आता ही है, जल में मिलकर वो तो आता ही है। इसके अलावा ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस कुछ साल्ट्स हैं, लवण जिनको कहते हैं, बहुत सारे साल्ट जो होते हैं, ग्लूकोज है, और अधिक मात्रा में पानी भी होता है जिसको छाना जाता है, जिसको पुनः अवशोषण किया जाता है। तो पुनः अवशोषण का काम जो है वो यहां से हेनले के लूप की आरोही भुजा में और यहां तक जो आपकी बोमन संपुट के नीचे से हेनले के लूप तक पुनः अवशोषण का कार्य किया जाता है। अर्थात इस जो उत्सर्जी पदार्थ है इसमें जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद अब सिर्फ उत्सर्जी पदार्थ ही बचता है, जिसको फिर आता है श्रावण, अर्थात जिसको उत्सर्जी पदार्थ को संग्रहण नलिका में डाल दिया जाता है। सारी संग्रहण नलिकाएं एकत्रित होती हैं। एकत्रित होने के बाद किडनी जो होती है, किडनी मूत्रवाहिनी में आकर खुलती है। मूत्रवाहिनी से मूत्र जो है वो मूत्राशय में आता है और वहां पर एकत्रित होता है। फिर उसके पश्चात मूत्र उत्क्षेप प्रतिवर्त, मूत्र उत्क्षेप प्रतिवर्त के द्वारा इसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मनुष्य के अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया पूरी होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए रोज वीडियो लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।